नमस्कार दोस्तों। कक्षा 9th के अब तक हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। ये अब हमारा 5वां चैप्टर है, राजस्थान में जन जागृति व प्रजामंडल। ये चैप्टर प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसमें 1 से लेकर 3 क्वेश्चन तक प्रत्येक आरपीएससी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और जिस सिलेबस में राजस्थान लगता है उसमें तो वर्तमान कंडीशन ये है कि स्वतंत्रता आंदोलन से खूब क्वेश्चन इन आरबीएससी की पुस्तकों से पूछे जा रहे हैं। तो आज हम कर रहे हैं 5वां चैप्टर, राजस्थान में जन जागृति। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1857 ईस्वी का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यद्यपि सफल नहीं हो पाया था, परंतु उस संग्राम ने राजस्थान को कई सीख दे दी थी। सबसे पहला अनुभव जो राजस्थान की जनता को हुआ वो था कि जब राजस्थान के गौरव की रचनाओं की हिंदी, गुजराती, बांग्ला साहित्य में चर्चाएं होती थी और वो चर्चाएं जब राजस्थान के लोगों को अनुभव हुई तो उनको अपने प्राचीन गौरव के प्रति उनकी अनुभूति जो थी वो हो गई थी। नेक्स्ट है, यहाँ पर राजस्थान में आर्य समाज की शाखाएं खूब फैली थी जिसने राष्ट्रीय चेतना का कार्य किया और इनमें स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद का महत्वपूर्ण योगदान था। नेक्स्ट है, साहित्य और पत्रकारिता ने बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम गान राजस्थान में गूंजा। राजस्थान समाचार, देश हितैषी, परोपकार आदि समाचार पत्रों ने भी राष्ट्रीय भावना की जागृति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगर हम बात करें उदयपुर से प्रकाशित होने वाले सज्जन कीर्ति सुधाकर की, और वहीं अजमेर से एक अंग्रेजी साप्ताहिक राजस्थान टाइम्स जिसका प्रकाशन सन 1885 में हुआ, तो इन न्यूज़पेपर से भी राजस्थान में जन जागृति का कार्य हुआ। फिर है, अकाल में जब राजस्थान की दुर्दशा होती थी और अंग्रेजी हुकूमत द्वारा राजस्थान की उपेक्षा की जाती थी, वो माहौल भी ऐसा था जिसने जनता को सोचने के लिए उद्वेलित किया और जनता के मन में स्वतंत्रता प्राप्ति के विचार प्रारंभ हो गए। नेक्स्ट है, एडवर्ड सप्तम का जब राज्यारोहण हो रहा था और उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह दिल्ली दरबार में जा रहे थे, तो महाराणा फतेह सिंह को शाहपुरा के क्रांतिकारी केसरी सिंह बारठ द्वारा चेतावनी राज चुगटिया नामक एक रचना भेंट की गई। उन रचनाओं से फतेह सिंह का स्वाभिमान जाग उठा और उन्होंने दिल्ली दरबार के समारोह में शामिल न होने का निश्चय किया। इन कार्यों से भी राजस्थान की जनता में एक नव चेतना की लहर दौड़ गई। फिर राजस्थान का आर्थिक जीवन जो बहुत अस्त व्यस्त हो गया था, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा थी, असंतोष का वातावरण था। आगे चलकर हम देखते हैं सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, तो उसके साथ ही राजस्थान में भी कांग्रेस के प्रति और कांग्रेस से जुड़ने वाले उस समय खूब लोग थे। जैसे 1887 में गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के छात्रों ने तो एक कांग्रेस कमेटी का गठन किया। वहीं जनता में राष्ट्रीय भावना इतनी थी कि 1888 के कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में अजमेर के गोपीनाथ माथुर, किशन लाल और हरविलास सारदा, जिसे हम सारदा एक्ट के लिए जानते हैं, राजस्थान के प्रतिनिधि बनकर गए। वहीं 1918 में दिल्ली में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में राजस्थान के कई व्यक्तियों ने भाग लिया। इस अधिवेशन में गणेश शंकर विद्यार्थी, विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज, चांदकरण सारदा, गिरधर शर्मा और स्वामी नरसिंह देव सरस्वती, इन सब व्यक्तियों ने आगे चलकर एक राजपूताना मध्य भारत सभा का नामक एक राजनीतिक संस्था की स्थापना की दिल्ली के चांदनी चौक स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में। ठीक है, ये लाइन आप रिपीट कर लेना, क्योंकि राजपूताना मध्य भारत सभा सन 1918 में स्थापित हुई थी। इस संस्था से राजस्थान से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये संस्था जो है वो कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में 1920 में कांग्रेस की ही एक सहयोगी संस्था मान ली गई थी। इस संस्था की स्थापना करने वाले नाम आपको पता होने चाहिए। ये हैं गणेश शंकर विद्यार्थी और जमनालाल जी बजाज। राजपूताना मध्य भारत सभा जिसका दूसरा अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन के साथ ही दिसंबर 1919 में होता है अमृतसर में। जहां कांग्रेस का अधिवेशन वहीं इसी संस्था का भी अधिवेशन होता था। मार्च 1920 में इसका तीसरा अधिवेशन जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में अजमेर में आयोजित हुआ। राजस्थान में इस संस्था का ये पहला सम्मेलन था मार्च 1920 में, और दिसंबर 1920 में इस संस्था का चौथा अधिवेशन हुआ था नागपुर में, क्योंकि नागपुर में ही इस समय कांग्रेस का भी सम्मेलन हो रहा था।
इस सभा के अध्यक्ष बनाए गए थे नरसिंह चिंतामणि केलकर, लेकिन कुछ कारणों से वो नागपुर नहीं पहुंच पाए थे। तब इनकी जगह पर जयपुर के गणेश नारायण सोमाणी को इसका अध्यक्ष सभापति चुना गया। इस सम्मेलन में राजस्थान के नेताओं द्वारा एक किसानों की दुर्दशा पर, राजस्थान के किसानों की दुर्दशा पर एक प्रदर्शनी लगाई गई थी, जहां इस प्रदर्शनी को गांधी जी से लेकर नेहरू, मोतीलाल नेहरू, इन लोगों ने जब देखा तो कांग्रेस कमेटी ने एक राजस्थान के लिए एक प्रस्ताव पारित किया और राजाओं से आग्रह किया कि वह राजस्थान की जनता को, अपनी प्रजा को अपने शासन में भागीदार बनाएं। आगे चलकर 1919 में ही राजपूताना मध्य भारत सभा के बाद में स्थापना होती है राजस्थान सेवा संघ की, 1919 में वर्धा में। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राजस्थान सेवा संघ। इसकी स्थापना होती है विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर के सहयोग से। इस संघ का जो मुख्य उद्देश्य था वो जनता की समस्याओं का निवारण करना था, और दूसरा उद्देश्य था जागीरदारों और रजाओं की अपनी प्रजा के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करना। धीरे धीरे इस राजस्थान सेवा संघ की अनेक शाखाएं खोली गई, बूंदी, जयपुर, जोधपुर, सीकर, खेतड़ी, कोटा आदि में। और राजस्थान सेवा संघ के द्वारा ही राजस्थान के विभिन्न किसान आंदोलनों का संचालन भी किया गया, जैसे बिजोलिया और बेंगू, सिरोही और उदयपुर में भील आंदोलन। फिर संघ ने बूंदी, सिरोही, उदयपुर में पुलिस द्वारा किए गए अत्याचारों को उजागर भी किया था। राजस्थान सेवा संघ की गतिविधियां जो थी वो ब्रिटिश सरकार के लिए सशंकित थी। ब्रिटिश सरकार ने इस संघ की गतिविधियों को रोक लगाने के लिए इसके खिलाफ दमनात्मक कार्रवाइयां की। मार्च 1924 में रामनारायण चौधरी और शोभालाल गुप्त को गिरफ्तार किया गया, तृणमूल राजस्थान में देशद्रोहात्मक सामग्री प्रकाशित करने के आरोप में। न्यायालय ने रामनारायण को तो मुक्त कर दिया, लेकिन शोभाराम गुप्त को 2 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई। 1924 में मेवाड़ राज्य सरकार ने पथिक जी को भी कैद कर लिया। उसके बाद सेवा संघ के पदाधिकारियों और जनता में आपस में खाई पैदा हो गई और 1928-29 तक राजस्थान सेवा संघ पूर्णतः प्रभावहीन हो गया। आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन में हम देखते हैं कि गांधी जी का प्रवेश होता है 1920 के बाद, और उन्हीं के द्वारा 1921 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है। असहयोग आंदोलन में राजस्थान बढ़ चढ़कर भाग लेता है। जोधपुर में एक सत्याग्रही भंवरलाल सराफ हाथ में तिरंगा झंडा लेकर शहर में घूमते हैं, और उस तिरंगे झंडे पर एक तरफ महात्मा गांधी और दूसरी तरफ स्वराज लिखा था, और उन्होंने बाजार में एक भाषण भी दिया जिसे जनता ने उत्साह से सुना। उसी प्रकार हम देखते हैं कि टोंक राज्य की जनता ने भी एक सभा कर कांग्रेस के प्रति सहानुभूति व्यक्त की। टोंक के नेता मौलवी अब्दुल रहीम, सैयद जुबैर मियाँ, सैयद इस्माइल मियाँ, काजी महमूद अयूब आदि को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन टोंक की जो जनता थी वो भी गिरफ्तारी रहती है। 70 व्यक्ति गिरफ्तार होते हैं, शीघ्र ही उन्हें छोड़ दिया जाता है। जयपुर राज्य में भी जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी, और उन्होंने 1 लाख रुपए तिलक स्वराज कोष में जमा करवाए थे और 11,000 रुपये मुस्लिम लीग को भी दिए थे। इस उपलब्धि पर उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी का सदस्य भी बनाया गया था। बाद में जमनालाल जी बजाज गांधी जी के बहुत निकट आ गए थे, और बजाज जी से ही प्रेरित होकर दूसरे व्यापारियों ने भी इस आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में कांग्रेस का आर्थिक सहयोग दिया। बीकानेर में राजनीतिक जागृति देरी से होती है। बीकानेर में ब्रिटिश प्रांतों में चल रहे असहयोग आंदोलन का प्रभाव पड़ता है और जनता में असंतोष फैलता है। सन 1921 में बीकानेर में मुक्ता प्रसाद वकील ने भी विदेशी कपड़ों की होली जलाई और बीकानेर में खादी भंडार खोले। यहाँ पर कई पुस्तकालय और वाचनालय खोले गए। चूरू, सुजानगढ़, रतनगढ़ आदि में भी सर्वहितकारिणी सभा, विद्या प्रचारणी सभा आदि नाम से समाज सेवा के उद्देश्य से विभिन्न संस्थाओं की स्थापना होती है। 15 मार्च 1921 अजमेर में द्वितीय राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन होता है, जिसमें मोतीलाल जी नेहरू उपस्थित होते हैं। मौलाना शौकत अली ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की और विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का आह्वान किया। अजमेर में पंडित गौरीशंकर के नेतृत्व में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार होता है, जिसमें अर्जुनलाल सेठी, चांदकर्ण शारदा आदि भाग लेते हैं। जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो राजस्थान के जो नरेश थे, राजा जो थे, उन्होंने तन मन धन से ब्रिटिश सरकार का सहयोग दिया था और ब्रिटिश सरकार ने भी उन्हें अपना सहयोगी और भागीदार बनाया था। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को साम्राज्यिक युद्ध मंत्रिमंडल और साम्राज्यिक युद्ध सम्मेलन का सदस्य बनाया गया था। उन्हें जर्मनी से संधि वार्ता में भाग लेने के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करने हेतु पेरिस तक भेजा गया था और विश्व युद्ध के बाद वॉयसराय की अध्यक्षता में नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई, जिसमें देशी राज्य राजाओं, भारत सरकार से संबंधित समस्याओं पर विचार विमर्श
कर सकते थे। राजाओं के साथ तो ब्रिटिश शासन का व्यवहार जो था बहुत अच्छा था, लेकिन आम जनता, किसान, मजदूर आदि के साथ ब्रिटिश जनता जो थी वो उनको खतरे के रूप में देखती थी। यहाँ तक कि हम बात करते हैं ब्रिटिश प्रशासकों ने मेवाड़ के जो बिजोलिया ठिकाने में किसान जो पंचायतों की स्थापना हुई थी, उन किसान पंचायतों को रूसी सोवियतों से तुलना की थी, क्योंकि रूस में भी इसी प्रकार के संगठन बने थे। उनकी तुलना रूसी सोवियतों से की, और यहाँ तक कि जो विजय सिंह जी पथिक है उन्हें बोल्शेविक या विप्लववादी कहा गया था। हालांकि प्रजामंडल और जो राजस्थान की जन जागृति आ रही थी उससे देसी राजाओं का अस्तित्व भी खतरे में था, क्योंकि देसी राजा अपने आप को ब्रिटिश सत्ता के साथ जुड़ा हुआ मानते थे और राजस्थान के राजाओं ने भी असहयोग आंदोलन को अपने अस्तित्व के लिए खतरा समझा था। राजस्थान के शासक अपने राज्यों में असहयोग आंदोलन के दौरान होने वाली गतिविधियों के प्रति सतर्क थे। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने अपने राज्य के शिवमूर्ति सिंह, संपूर्णानंद और आनंद वर्मा को सरकारी नौकरी से निकाल दिया था। वो स्वदेशी वस्त्र पहनते थे। उन्होंने तिलक स्वराज कोष में चंदा भी जमा करवाया था। इन गतिविधियों के कारण उनको निकाल दिया था। जोधपुर महाराजा के संरक्षक सर प्रताप सिंह इस आंदोलन के कारण इतना बौखला उठे थे कि उन्होंने विदेशी माल को प्रोत्साहन देना तक आरंभ कर दिया। इससे पूर्व वह महर्षि दयानंद का उपदेश मानकर हिंदी भाषा और स्वदेशी का प्रचार कर रहे थे। हालांकि राजस्थान के सभी राजा एक जैसे नहीं थे। उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह जो थे वो असहयोग आंदोलन के प्रति गुप्त रूप से सहानुभूति भी रखते थे। इसीलिए भारत सरकार ने उन्हें आदेश दिया कि या तो उनके कहे अनुसार मंत्रिमंडल का गठन करे या फिर स्वयं राजकाज को से अलग हो जाए और अपने युवराज को शासन गद्दी सौंप दे। तब उन्होंने युवराज भूपाल सिंह को 28 जुलाई 1921 को शासनाधिकार सौंप दिए और युवराज ने अंग्रेजों की इच्छानुसार मंत्रिमंडल बनाया। राजस्व विभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग एक अंग्रेज अधिकारी मिस्टर ट्रेंच को सौंप दिया। फिर ब्रिटिश सरकार अब यह प्रयास कर रही थी कि जहां तक हो सके राजस्थान के राज्यों में अंग्रेज मंत्रियों की नियुक्ति हो, ताकि राज्य में बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना को नियंत्रित रखा जा सके। इसी प्रकार सिरोही, बूंदी, जोधपुर और जयपुर में अंग्रेज व्यक्तियों को मंत्री भी बनाया गया। मारवाड़ राज्य का प्रथम मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण व्यक्ति और स्थानीय कॉलेज का प्रथम स्नातक दरबार हाई स्कूल में लेखाकार सामान्य अध्यापक के पद पर ही कार्यरत रहे थे। अर्थात स्थानीय लोगों को राजकाज में भी ज़्यादा हिस्सेदारी नहीं थी। 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक तक राज्यों में बहुत बड़ी संख्या में शिक्षित लोग मौजूद थे, लेकिन उन्हें राजकाज में अवसर प्राप्त नहीं हो रहा था। इसके परिणामस्वरूप असंतोष फैलता गया। शिक्षित वर्ग ने प्रचलित व्यवस्था में व्याप्त अनियमितताओं को उजागर कर जनता में जागृति लाने का प्रयास किया। अब हम पढ़ते हैं राजस्थान के विभिन्न प्रांतों में प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना। राजस्थान में जो स्वतंत्रता संग्राम है वो 3 चरणों में विभक्त है। पहला चरण 1927 से पहले का, दूसरा 1927 से 1938 तक का और तीसरा चरण 38 से 1949 का। तो इन 3 चरणों में हम मानते हैं। जहां पहले चरण की बात आती है, पहला चरण सामाजिक और मानवतावादी समस्याओं पर केंद्रित था। वहीं दूसरा चरण जो था वो 1927 में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस की स्थापना के साथ प्रारंभ होता है। 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित हुआ कि देशी रियासतों में लोगों द्वारा स्वतंत्रता संघर्ष चलाने की बात कही गई और इसी कारण विभिन्न प्रजामंडलों की स्थापना भी की गई। प्रजामंडल की स्थापना से पहले बुद्धिजीवी वर्ग ने ब्रिटिश भारत के समान रियासतों में भी प्रजा के अनेक संगठन बनाए। इन संगठनों में था 1918 में जैसे राजपूताना मध्य भारत सभा, 1919 में राजस्थान सेवा संघ और 1920 में अखिल भारतीय देशी लोक परिषद। ठीक है, ये 3 संगठन बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है राजस्थान के प्रजामंडल के इतिहास में। फिर है प्रजामंडलों की स्थापना। सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना 1931 में जयपुर में हुई थी, परंतु उसने राजनीति में जयपुर की प्रजामंडल का प्रवेश हुआ था 1938 में। मारवाड़ में प्रजामंडल की स्थापना 1934 में, कोटा में प्रजामंडल की स्थापना 1938 में। इसी वर्ष उदयपुर में भी मेवाड़ प्रजामंडल 1938 में और अलवर में भी अलवर प्रजामंडल, अलवर राज्य प्रजामंडल। 1939 में भरतपुर में इसकी स्थापना हुई प्रजामंडल की और बूंदी प्रजामंडल की कोटा के 6 वर्ष बाद यानी 1944 में। ठीक है, बूंदी की कोटा के 6 वर्ष बाद। 1945 में जैसलमेर प्रजामंडल और 1933 में सिरोही लोक परिषद की स्थापना बम्बई में की गई थी। ठीक है, सिरोही लोक परिषद की स्थापना बम्बई में। बीकानेर में लोक परिषद की स्थापना 1936 में की गई थी।
अब एक एक करके विभिन्न प्रजामंडल आंदोलन को देखते हैं। सबसे पहले है जोधपुर में जन आंदोलन। एक बार हम ये जो डिस्क्रिप्टिव पढ़ रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव पढ़ने के बाद मेरा ये मानना है कि पहले हमें विस्तृत रूप से पढ़ लेना चाहिए बुक्स को, और उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव और वन लाइनर का अभ्यास भी करेंगे। तो ये जो 9th और 10th के पूरे वीडियो हो जाएंगे, उसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव के लिए भी वीडियो लाऊंगा। तो गोली देने से कुछ नहीं होता, आपको पूरी बुक्स को अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद ऑब्जेक्टिव निकालने हैं। सीधे ऑब्जेक्टिव निकाल के कितने इफेक्ट याद रख सकते हो, ज़्यादा इफेक्ट याद नहीं रहते। तो इसलिए मेरा प्रयास है कि गोली देने या ज़्यादा वीडियो में व्यूज़ लाने के उद्देश्य से सिर्फ ऑब्जेक्टिव वीडियो बनाना ही एकमात्र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जोधपुर में जन आंदोलन। राजस्थान का जन आंदोलन सर्वप्रथम जोधपुर में प्रारंभ होता है। जनवरी 1938 ईस्वी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जोधपुर आते हैं। उनके द्वारा जनता को त्याग व बलिदान के लिए सदैव तत्पर रहने का आह्वान किया जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब अंग्रेजों ने देशी राजाओं से परामर्श किए बिना ही देशी राज्यों को युद्ध में धकेल दिया और मारवाड़ लोक परिषद ने इसका विरोध में आवाज़ उठाई, जब ब्रिटिश प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने अपना रोष प्रकट करते हुए त्यागपत्र दिए, तो जोधपुर के जयनारायण व्यास ने भी सलाहकार परिषद से इस्तीफा दे दिया था। इसी कारण सरकार ने 29 मार्च 1940 को लोक परिषद को गैर कानूनी संस्था भी घोषित कर दिया और नेताओं को जेल में डाल दिया। छात्राओं ने इस आंदोलन में भाग लिया। जगदीश लाल, जोरावर मल और मदन लाल, इन छात्रों को स्कूल जाने से रोका गया और उन्हें परीक्षा न देने का भी अनुरोध किया। 18 अगस्त 1942 को आंदोलन के छठे डिटेक्टर फूलचंद बाफना को भी गिरफ्तार किया। यहाँ तक कि नागौर के सिद्धिलाल दवे को, जिन्हें 7वां डिटेक्टर बनाया गया था, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। इसी प्रकार 8वें डिटेक्टर तुलसीदास राठी को भी गिरफ्तार कर लिया। इस प्रकार पुलिस ने एक ही दिन में लोक परिषद के 3 डिटेक्टरों को गिरफ्तार कर लिया। जयनारायण जी व्यास, मारवाड़ के स्त्रियों ने भी आंदोलन में महत्वपूर्ण भाग लिया। 18 अगस्त 1942 को 5 स्त्रियों ने कुछ स्कूली छात्रों के साथ मिलकर ब्रिटिश विरोधी नारे लगाए और प्रभात फेरियां निकाली। शीघ्र ही वहां पर भीड़ इकट्ठी हो गई। घुड़सवार पुलिस को रोकने के उद्देश्य से महिलाएं सड़कों पर लेट गई और इन महिलाओं में आगे थी रमा देवी, कृष्णा कुमारी, अचलेश्वर प्रसाद की पत्नी दयावती रामचंद्र पालीवाल की पत्नी आदि शामिल थी। इससे पहले सर प्रताप स्कूल, पुष्टिकर स्कूल, सरदार हाई स्कूल में धरना देने का भी प्रयास हुआ था। 22 सितंबर 1942 को सूरज देवी माथुर और सावित्री माथुर ने उत्तरदायी शासन संबंधी गीत भी गाए थे और आर्य समाज कन्या पाठशाला में की प्रधानाध्यापिका ने भी एक भाषण दिया था। 1944 में जोधपुर राज्य व्यवस्थापिका सभा की स्थापना की गई थी, लेकिन राष्ट्रवादी नेता इससे संतुष्ट नहीं हुए। अक्टूबर 1946 में डाबड़ा कांड हुआ, जिसमें डीडवाना के जागीरदारों ने सामंती सहयोगियों के साथ लोक परिषद के कार्यकर्ताओं पर अमानवीय अत्याचार किए। इसकी समाचार पत्रों में तो खूब भर्त्सना की गई थी, लेकिन जोधपुर महाराजा ने इसकी कोई परवाह नहीं की। जून 1947 में जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह का देहांत हुआ और उनके पुत्र हनुमत सिंह को गद्दी पर बैठाया गया। नए राजा प्रधानमंत्री वेंकटाचारी को हटा दिया और जागीरदारों और रिश्तेदारों का मंत्रिमंडल बना लिया। 28 फरवरी 1948 को वीपी मेनन को जोधपुर भेजा गया और उनके समझाने पर राजा ने वस्तुस्थिति को समझा। 1948 में जयनारायण व्यास के मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ और मार्च 1949 में जोधपुर बृहत्तर राजस्थान में विलीन हो गया। तो इस प्रकार जाकर जोधपुर में प्रजामंडल को सफलता मिली। अब देखते हैं बीकानेर में जन आंदोलन। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह एक प्रगतिशील शासक थे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी प्राप्त कर ली थी। उनके राज्य में व्यवस्थापिका, हाई कोर्ट, नगर पालिकाओं का भी निर्माण हो चुका था। परंतु गंगा सिंह जी एक साम दाम दंड भेद वाले शासक थे, जिन्होंने जनता की आवाज़ों को भी दबाया था। बीकानेर में जन जागृति लाने वालों में चूरू के स्वामी गोपाल दास सर्वप्रथम थे। रियासती शासन ने बीकानेर षड्यंत्र केस में स्वामी गोपाल दास और उनके 8 साथियों को फंसाकर जेल में अनेक यातनाएं दी गई थी। बीकानेर षड्यंत्र केस काफ़ी चर्चित हुआ था। जब गंगा सिंह जी लंदन गए हुए थे, तब उनके पीछे उनके पर्चे छपवाए गए थे। मग्गाराम वेद ने राजा के आतंक के कारण कलकत्ता जाकर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, याद रखनी है आपको। 1943 में गंगा सिंह की मृत्यु हुई और उनके बाद सादुल सिंह राजा बने थे।
उन्होंने भी अपने पिता की भांति दमन चक्र चलाए रखा और 1947 के बाद राजा बदलते समय को पहचान गए। 1947 ईस्वी में बीकानेर एक्ट पास कर उन्होंने द्विसदनीय व्यवस्थापिका राज्यसभा और धारासभा की स्थापना की। इसके अलावा लोक सेवा आयोग और हाईकोर्ट का भी गठन किया। जनता को कुछ कतिपय मौलिक अधिकार भी प्रदान किए। अप्रैल 1947 में बीकानेर ने केंद्रीय संविधान सभा में अपने प्रतिनिधि भेजे और बाद में वृद्ध राजस्थान में शामिल होने में कोई अड़चन पैदा भी नहीं की। दिसंबर 1947 में बीकानेर संविधान अधिनियम जनता के लिए प्रकाशित किया गया और एक उत्तरदायी सरकार बनाने की भी बात की। व्यापक मताधिकार पर आधारित 2 सदनों वाली व्यवस्थापिका बाद में अस्तित्व में आती है, लेकिन ये व्यवस्थापिका एक परिषद को सौंपा जाता है। 2 वर्षों के भीतर ही उनके संरक्षण में एक उत्तरदायी सरकार भी बनाई जाएगी, लेकिन सरकार उन्होंने बनाई नहीं थी तब तक। जनवरी 1948 में महाराजा ने सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया और प्रजा परिषद के कार्यकर्ताओं ने एक सभा में घोषणा की थी कि नया संविधान स्वीकार करने योग्य नहीं है। 2 फरवरी 1948 को ये घोषणा की गई थी कि अप्रैल 1948 तक उत्तरदायी सरकार अस्तित्व में आ जाएगी। 18 मार्च 1948 को सादुल सिंह ने मंत्रिपरिषद के स्थान पर एक मिला जुला अंतरिम मंत्रिमंडल बनाने की घोषणा की, लेकिन ये अंतरिम मंत्रिमंडल बाद में बनाया नहीं। प्रजामंडल चुनाव करवाने के पक्ष में नहीं था और सामंती प्रतिनिधियों के साथ मिलकर जनप्रतिनिधियों के लिए सरकार चलाना भी संभव नहीं था। लेकिन बाद में ये इस चुनाव जो थे वो रद्द कर दिए केंद्र सरकार के दखल के बाद। अंत में कैबिनेट योजना प्रकाशन में आई और अंतरिम सरकार बनी और संविधान निर्मात्री सभा का गठन हुआ। सादुल सिंह ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए इस संविधान सभा में भाग लिया। 28 अप्रैल 1947 को बीकानेर के प्रतिनिधि बनाए गए के एम पनिकर ने संविधान निर्मात्री सभा में अपना स्थान ग्रहण किया। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना की घोषणा हुई, जिसमें देश का विभाजन हुआ और देशी नरेशों के समक्ष अब ये विकल्प था कि वो या तो स्वतंत्र रहे या पाकिस्तान में शामिल हो या भारत में। महाराजा सादुल सिंह ने दूरदर्शिता दिखाते हुए बीकानेर राज्य को भारतीय संघ में ही सम्मिलित करने का निर्णय लिया। नेक्स्ट है जैसलमेर में जन आंदोलन। जैसलमेर एक ऐसा राज्य था जहाँ जन चेतना का अभाव था, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या तो कम थी और अधिकांश भाग लंबा चौड़ा फैला हुआ था और ज़्यादातर मरु भाग था। यातायात के साधन नहीं थे, संचार के भी साधन नहीं थे। यहाँ का पहला समाचार पत्र विजय 1920 में प्रकाशित हुआ और 1932 में महेश्वरी समाज नवयुवक मंडल का गठन किया गया था। इस पर भी राजा ने प्रतिबंध लगाकर इनके नेताओं को जेल में डाल दिया था। सागरमल गोपा पहले व्यक्ति थे जिन्होंने निरंकुश शासन के विरुद्ध जनता में जागृति पैदा की, परंतु वह रियासती शासन के अत्याचार के शिकार हुए थे। सागरमल अपनी व्यथा जो थी वो निरंतर जयनारायण व्यास, शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू को भेजते रहते थे, लेकिन सागरमल गोपा को 4 अप्रैल 1946 को जेल में ही जलाकर मार डाला गया। इसके बाद मीठालाल व्यास ने जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना का साहस किया, परंतु इसकी स्थापना जो होती है वो होती है जोधपुर में। 28 मई को जयनारायण व्यास और मीठालाल ने जैसलमेर में एक जुलूस निकाला और एक विशाल आम सभा का आयोजन किया था। यहाँ इसके बाद जनभावना को नहीं दबाया गया और जैसलमेर भी वृहद राजस्थान में शामिल हो गया। नेक्स्ट है सबसे महत्वपूर्ण मेवाड़ प्रजामंडल का आंदोलन। एग्जाम में इससे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। मेवाड़ में जन जागृति का प्रारंभ बिजोलिया सत्याग्रह और बेंगू किसान आंदोलन से हो चुका था। अप्रैल 1938 में माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। मेवाड़ के तत्कालीन उस समय जो प्रधानमंत्री थे धर्मनारायण ने इस संस्था को गैर कानूनी घोषित किया था और माणिक्यलाल वर्मा को देश छोड़कर मतलब मेवाड़ छोड़कर जाने का आदेश दिया था। लेकिन माणिक्यलाल वर्मा उस समय अजमेर चले गए और अपनी गतिविधियां वहीं से संचालित करने लगे। फरवरी 1939 में मेवाड़ की सरकार ने उन्हें देवली से जबरदस्ती उठा लिया और यातनाएं तो नहीं दी, परंतु मुकदमा चलाकर जेल में डाल दिया। फरवरी 1941 से मेवाड़ से प्रजामंडल को प्रतिबंध जो था उसको हटा लिया गया। 1941 में प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ माणिक्यलाल वर्मा की सभापतित्व में। इस समय आचार्य जे.बी. कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित भी आई थी और इसी समय खादी व ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का आयोजन भी किया। बाद में मेवाड़ हरिजन सेवा संघ की स्थापना की गई और इसका कार्यभार सौंपा गया मोहनलाल जी सुखाड़िया जी को, जो बाद में उस समय नवयुवक थे, जो बाद में राजस्थान के सबसे लंबे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री भी बनते हैं। भील मीणा आदिवासियों के कल्याण का कार्य सौंपा गया बलवंत सिंह मेहता को। अगस्त 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया,
तो उस समय प्रजामंडल को फिर से गैर कानूनी संस्था घोषित किया गया। दिसंबर 1945 में मेवाड़ प्रजामंडल के निमंत्रण पर ही अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन उदयपुर में आयोजित किया गया, जिसमें 435 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इस सम्मेलन की अध्यक्षता की पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यहाँ पर मेवाड़ में परिवर्तन आने लगा और मेवाड़ में उत्तरदायी शासन की मांग को भी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाने लगा। तब मेवाड़ के महाराणा ने एक नया संविधान बनवाया, जिसका प्रारूप बनाया था KM मुंशी ने, जो बाद में भारत के संविधान के भी महत्वपूर्ण रणनीतिकार बनते हैं। स्वतंत्रता के बाद मेवाड़ भी राजस्थान में विलीन हो गया। नेक्स्ट है कोटा में जन आंदोलन। कोटा में जन जागृति का सूत्रपात 1918 में प्रारंभ हुआ। कोटा के निवासी ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार चालू कर दिया और गांधी टोपी पहननी शुरू कर दी। कोटा में प्रमुख थे पंडित नैनूराम शर्मा, जिन्होंने राजकीय सेवा का त्याग कर सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया था और विजय सिंह पथिक द्वारा स्थापित राजस्थान सेवा संघ के सक्रिय सदस्य बने थे। उन्होंने ही कोटा में बेगार प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाया था। 1934 में हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना इन्होंने की। इनके साथ थे इनके सहयोगी पंडित अबिन हरी। दोनों ने मिलकर सरकार में से उत्तरदायी सरकार बनाने का आग्रह किया। अबिन हरी मांगरोल के थे और इसीलिए उन्होंने 1939 में कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना की थी। इस कोटा राज्य प्रजामंडल की अध्यक्षता बाद में करते हैं पंडित नैनूराम और स्वागताध्यक्ष बनाए जाते हैं सेठ मोतीलाल। 1940 ईस्वी में कोटा की रामतलाई क्षेत्र में कोटा प्रजामंडल का अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसके अध्यक्ष होते हैं पंडित अबिन हरी और इस सम्मेलन में विजय सिंह पथिक भी भाग लेने आते हैं। जब पंडित नैनूराम की अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी थी तो अब प्रजामंडल का पूरा भार कोटा में अबिन हरी पर आ गया था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय भी पंडित अबिन हरी ने आंदोलन छेड़ा था। इसमें साथ देते हैं मास्टर शंभुदयाल सक्सेना, नाथूलाल जैन, श्याम नारायण सक्सेना, सेठ मोतीलाल, वकील वेणी माधव, श्रीमती वेणी माधव आदि। 1945 में आंदोलन में विद्यार्थी भी शामिल होते हैं, जुलूस निकलते हैं और कोटा में बाद में कोतवाली पर कब्जा कर तिरंगा झंडा भी फहराया जाता है। कोटा के दीवान सर हरिलाल गोसलिया और IG पुलिस संत सिंह आंदोलन को कुचल देना चाहते थे, लेकिन कोटा के महाराव भीम सिंह ने पलायथा के सर ओंकार सिंह के माध्यम से जनता से समझौता कर लिया। 16 अगस्त 1945 को बाद में प्रधानमंत्री और IG पुलिस को दरबार से हटा भी दिया जाता है। जब देश आज़ाद हुआ था तो कोटा के महाराव भीम सिंह ने राजस्थान के विलीनीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया और इसी कारण बाद में पूरे राजस्थान के उपराज प्रमुख भी बनाए जाते हैं। तो भीम सिंह बाद में उपराज प्रमुख बनते हैं। नेक्स्ट है बूंदी में जन आंदोलन। बूंदी में कोटा की भांति ही जन जागृति के लक्षण पहले ही दिखाई दे रहे थे। विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी ने कर वर्दी के विरुद्ध यहाँ पर आंदोलन चलाया था, जिसका अंग्रेज हुकूमत ने दमन किया था। नमाणा गांव में बहुत अत्याचार हुए थे। बूंदी के महाराव ईश्वर सिंह ने आंदोलन को दबाने का भरपूर प्रयास किया। 1931 ईस्वी में कांति लाल की अध्यक्षता में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, बूंदी में कांति। 1936 ईस्वी में सरकार ने राजस्थान समाचार पत्र के प्रकाशन पर भी पाबंदी लगाई थी और कांतिलाल व नित्यानंद ने इसकी परवाह नहीं की और प्रशासनिक सुधारों की मांग की। 1937 ईस्वी में प्रजामंडल के अध्यक्ष ऋषिदत्त मेहता को 3 वर्ष के लिए राज्य से निष्कासित किया गया। जब वह 1941 में वापस बूंदी आए तो उन्होंने फिर आंदोलन प्रारंभ किया। 1942 ईस्वी में उन्होंने ब्रज सुंदर शर्मा को साथ लेकर आंदोलन छेड़ा। समय की मांग के अनुसार ईश्वर सिंह ने भी परिवर्तन आया और उन्होंने संविधान निर्मात्री सभा की नियुक्ति कर दी। भारत के आज़ाद होने के बाद बूंदी भी बृहद राजस्थान में विलीन हो गया। नेक्स्ट है जयपुर में जन आंदोलन। जयपुर में जन जागृति का कार्य किया श्री गणेश अर्जुनलाल सेठी ने। अर्जुनलाल सेठी का पूरा नाम है श्री गणेश अर्जुनलाल सेठी। उसके बाद जमनालाल बजाज ने 1927 में चरखा संघ की स्थापना की और 1931 में कपूरचंद पाटनी ने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की। प्रारंभ में ये कार्य समाज सुधार तक ही था, परंतु बाद में पंडित हीरालाल शास्त्री, चिरंजीलाल अग्रवाल, कपूरचंद पाटनी व दौलतमल भंडारी को गिरफ्तार कर लिया गया तो इसकी पूरे जयपुर शहर में दमन चक्र की भर्त्सना की गई। आखिर में सरकार प्रजामंडल के नेताओं से बातचीत करने के लिए तैयार हो गई। अगस्त 1939 में दोनों पक्षों में समझौता हुआ और प्रजामंडल को मान्यता मिली। सेठ जमनालाल बजाज व अन्य कार्यकर्ता रिहा कर दिए गए। 1940 में पंडित हीरालाल शास्त्री प्रजामंडल के अध्यक्ष बनाए गए।
उन्होंने राज्य भर में प्रजामंडल की शाखाएं खोली और 1941 के नवंबर में प्रजामंडल का तीसरा अधिवेशन हुआ। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयपुर में आंदोलन छेड़ा गया तो जयपुर महाराजा ने उत्तरदायी सरकार की मांग को स्वीकार कर लिया। तो अब जयपुर में आंदोलन का कोई औचित्य ही नहीं रहा। अब आंदोलन के लिए दो वर्ग बन गए थे, एक जो आंदोलन चाहते थे और एक जिसका नेतृत्व शास्त्री जी कर रहे थे, वो आंदोलन के पक्ष में नहीं था। परंतु बाबा हरिश्चंद्र के गुट के दबाव में सितंबर 1942 में हीरालाल शास्त्री ने प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माइल को आंदोलन छेड़ने का अल्टीमेटम दे दिया। इस पर प्रधानमंत्री ने शास्त्री जी को वार्तालाप के लिए आमंत्रित किया और समझौता हुआ। समझौते की जो शर्तें थी वो थी कि जनधन की कोई सहायता नहीं दी जाएगी, राज्य सरकार युद्ध के लिए जनधन नहीं देगी अंग्रेज शासन को। प्रजामंडल को शांतिपूर्ण युद्ध विरोधी अभियान चलाने की स्वतंत्रता होगी। ब्रिटिश प्रांतों से आने वाले किसी आंदोलनकारी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जनता का उत्तरदायी शासन के लिए शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। प्रजामंडल महाराजा के विरुद्ध किसी प्रकार की सीधी कार्रवाई नहीं करेगा। इस समझौते के बाद जनसाधारण में आंदोलन चलाने की जो प्रेरणा थी वो समाप्त हो गई थी। परंतु शास्त्री जी के समझौते होने के बाद, शास्त्री जी और सर इस्माइल खां के बीच समझौता होने के बाद आज़ाद मोर्चे के नेताओं ने आंदोलन चलाया था। 1945 में जब जवाहरलाल नेहरू जयपुर आए तो आज़ाद मोर्चे का प्रजामंडल में विलीनीकरण हो गया था। अक्टूबर 1942 में महाराजा ने एक समिति का गठन किया जिसका कार्य संवैधानिक सुधारों का सुझाव देना था। 2 वर्ष बाद इसने प्रतिवेदन दिया था। 1945 में 2 सदनों वाली व्यवस्थापिका स्थापित की गई जिसमें महाराजा का ही वर्चस्व था। जब चुनाव हुए तो प्रजामंडल ने भी चुनाव में भाग लिया जिसमें परिषद में 3 सीटों पर और प्रतिनिधि सभा में 27 सीटों पर विजय प्राप्त की। 24 जुलाई 1947 को नरेंद्र मंडल की सभा हुई। जयपुर नरेश ने यह घोषणा की कि वो भारतीय संघ में शामिल हो जाएंगे, लेकिन जब बात उत्तरदायी सरकार की आई तो उन्होंने प्रजामंडल को केवल एक ही सदस्य लिया। जनता के दबाव में प्रजामंडल का विस्तार किया गया और हीरालाल शास्त्री को मुख्यमंत्री बनाया गया। देवीशंकर तिवाड़ी, दौलतमल भंडारी और टीकाराम पालीवाल को मंत्री बनाया गया। 30 मार्च 1949 को जयपुर का राजस्थान संघ में विलय हो गया और उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। महाराजा मान सिंह को राजस्थान का राज प्रमुख बनाया गया और महाराणा उदयपुर को महाराज प्रमुख और कोटा माराव को उपराज प्रमुख बनाया गया। नेक्स्ट है अलवर में जन आंदोलन, अलवर में प्रजामंडल। अलवर राज्य में जनता में जागृति लाने का कार्य किया पंडित हरिनारायण शर्मा ने। उन्होंने अस्पृश्यता निवारण संघ, वाल्मीकि संघ, आदिवासी संघ की स्थापना की और खादी का प्रचार किया। मार्च 1933 में ब्रिटिश सरकार ने अलवर के महाराजा जय सिंह को गद्दी से उतारकर इनके मनोनीत एक जागीरदार के पुत्र तेज सिंह को गद्दी पर बिठाया और उसके विरोध में जनता ने एक आम सभा आयोजित की। राज्य सरकार ने हरिनारायण शर्मा, कुंज बिहारी लाल मोदी और अन्य नेताओं को गिरफ्तार किया। अलवर प्रजामंडल की स्थापना होती है 1938 में। अन्य प्रजामंडलों की बात ही अलवर प्रजामंडल ने भी उत्तरदायी सरकार की मांग की। 1940 में राज्य द्वारा युद्ध कोष के लिए धन एकत्रित करने का प्रजामंडल ने विरोध किया। इस विरोध करने पर हरिनारायण शर्मा और उनके सहयोगी मास्टर भोलानाथ को गिरफ्तार कर लिया। जनवरी 1944 में भवानी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में प्रजामंडल का पहला अधिवेशन हुआ जिसमें उत्तरदायी सरकार की मांग को दोहराया गया। फरवरी 1946 में उत्तरदायी सरकार बनाने के लिए प्रजामंडल ने आंदोलन छेड़ा। 1946 जून में किसानों ने भी इस आंदोलन को समर्थन दिया। इस प्रकार ये टकराव 1947 तक चलता रहा। 1947 में हम देखते हैं कि अलवर में सांप्रदायिक दंगे हुए जिनमें महात्मा गांधी की हत्या में NB खरे का नाम आता है और अतः खरे को दिल्ली में रहने के आदेश दिए गए और मार्च 1948 में अलवर राज्य का मत्स्य संघ में विलय हो गया। नेक्स्ट है भरतपुर में जन आंदोलन। भरतपुर राज्य में जन जागृति उत्पन्न करने वालों में जगन्नाथ दास अधिकारी और गंगा प्रसाद शास्त्री का नाम प्रमुख है। भरतपुर के तत्कालीन राजा महाराजा किशन सिंह एक प्रगतिशील व्यक्ति थे। उन्होंने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था और गांवों और नगरों में स्वायत्तशासी संस्थाओं का विकास किया था। वो खुद एक उत्तरदायी सरकार बनाने के पक्ष में थे। इन्हीं विचारों के चलते उनको भी कीमत चुकानी पड़ी। जैसे हम देखते हैं कि महाराणा फतेह सिंह, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह ने कीमत चुकाई थी, उसी प्रकार उन्होंने भी गद्दी का त्याग किया और उन्होंने अपने पुत्र बालक बृजेंद्र सिंह को गद्दी पर बैठा दिया और एक अंग्रेज शासक ने एक प्रशासक नियुक्त किया। 1930 में भरतपुर महाविद्यालय के छात्रों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया। 1938 में
राज्य के बाहर रेवाड़ी में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है, जिसके पहले अध्यक्ष बनते हैं गोपीलाल यादव और कोषाध्यक्ष मास्टर आदित्यानंद। राज्य सरकार ने प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित किया। 21 अप्रैल 1948 को सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। अंत में 23 दिसंबर 1940 को प्रजा परिषद को मान्यता दे दी गई और सब नेता जेल से छोड़ दिए गए। 30 दिसंबर 1940 को ही परिषद का पहला सम्मेलन जयनारायण व्यास की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इसमें उत्तरदायी शासन की मांग दोबारा से दोहराई गई। सरकार ने 22 अक्टूबर 1942 को ब्रज जन प्रतिनिधि समिति का गठन करने की घोषणा की और अगस्त 1943 में चुनाव करवाए, जिसमें 50 सदस्य थे, जिसमें 37 निर्वाचित होते थे। प्रजा परिषद ने इनमें से 37 में से 27 पद जीत लिए। युगल किशोर चतुर्वेदी को इन्होंने नेता बनाया और मास्टर आदित्येंद्र को उपनेता। लेकिन बाद में परिषद के ढकोसलों का शीघ्र ही पता लग गया और परिषद के सदस्यों ने इसका बहिष्कार कर दिया, जिस प्रकार ब्रज जन प्रतिनिधि समिति जो थी वो विफल हो गई। प्रजा परिषद का दूसरा अधिवेशन हुआ 23 मई 1945। पहला तो हुआ था जिसमें जयनारायण व्यास जी अध्यक्ष बने थे। दूसरा अधिवेशन होता है 1945 को बयाना में। और फिर उत्तरदायी शासन की मांग की गई। प्रजामंडल ने सत्याग्रह चलाया। 14 जनवरी 1947 को वायसराय, वेवल और बीकानेर के महाराजा सादुल सिंह भरतपुर आए। उनके पहुंचने पर प्रजा परिषद ने विरोध प्रदर्शन किया और इस विरोध प्रदर्शन के फलस्वरूप नेताओं को जेल में डाल दिया गया। अलवर के मेवों और जाटों में दंगे भड़क गए। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ और भरतपुर सांप्रदायिकता की आग में जल रहा था। 18 मार्च 1948 को भरतपुर राज्य का मत्स्य संघ में विलय हो गया। नेक्स्ट है धौलपुर। धौलपुर में जन चेतना का कार्य किया था स्वामी श्रद्धानंद ने 1948 में। 1936 में पंडित कृष्णदत्त पालीवाल ने धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की। मोस्ट इम्पोर्टेंट, कृष्णदत्त पालीवाल ने धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की। 1938 व 40 में उत्तरदायी शासन की मांग की गई। 12 नवंबर 1946 को तासिम गांव में प्रजामंडल का अधिवेशन बुलाया गया, लेकिन तासिम में दंगे करवाए गए किराए के गुंडों द्वारा। 1947 तक धौलपुर प्रजामंडल उत्तरदायी शासन की मांग करता रहा। 17 फरवरी 1948 को सरदार पटेल ने महाराजा को दिल्ली बुलाकर शासनाधिकार त्यागने पर मजबूर किया और धौलपुर का मत्स्य संघ में विलय हो गया। नेक्स्ट है करौली में जन आंदोलन। करौली में प्रजामंडल की स्थापना 1938 में होती है, जिसके नेता थे त्रिलोक चंद्र माथुर, चिरंजी लाल शर्मा और मान सिंह। अन्य राज्यों के भांति ही करौली में भी आंदोलन चलाए गए। नवंबर 1948 में करौली के पड़ोसी राज्यों के कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें करौली में उत्तरदायी शासन की मांग की गई। और जुलाई 1947 में महाराजा ने 11 सदस्यों की एक समिति संवैधानिक सुधार के विषय पर सुझाव देने के लिए नियुक्त की, जिसमें प्रजामंडल ने मांग की कि इसमें कुछ जनप्रतिनिधि होने चाहिए, परंतु महाराजा ने ये मांग अस्वीकार कर दी। बाद में हम देखते हैं कि करौली का भी मत्स्य संघ में विलय हो जाता है। अन्य राज्यों में हम देखते हैं, अन्य राज्यों में राजनीतिक आंदोलन चलाए गए थे। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, शाहपुरा, टोंक, कुशलगढ़। झालावाड़ राज्य ऐसा था जहाँ के राजा स्वयं प्रगतिशील थे और उन्होंने जन चेतना में भी वृद्धि की थी। बांसवाड़ा में जैसे भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, डूंगरपुर में आता है नाम भोगीलाल पांड्या का, हरिदेव जोशी का, गौरीशंकर आचार्य, शिवलाल कोटड़िया, भिकाबाई भील। प्रतापगढ़ में अमृतलाल पायक, चुनीलाल प्रभाकर और सिरोही में गोकुल भाई भट्ट। ठीक है, सिरोही में गोकुल भाई भट्ट की और सरदार वल्लभ भाई पटेल की कहानी तो आप सबको मालूम होगी, नहीं होगी तो कभी बाद में सुनाएंगे। डूंगरपुर के भोगीलाल पांड्या ने भीलों, चमारों और अन्य पिछड़ी जातियों में शिक्षा के लिए सुधार के लिए प्रयास किया। सेवा संघ के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों को दूर किया। उन्हीं के प्रयासों से 1945 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है और बांसवाड़ा में भील बाहुल्य इलाके में काम करते हैं भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। अब है इसका मूल्यांकन। आंदोलन राजस्थान में जन चेतना प्रजामंडल के द्वारा ही आती है। स्वतंत्रता आंदोलन प्रजामंडल के द्वारा ही चलाया जाता है। राजस्थान में चूंकि महाराजाओं का शासन था, राजवंश प्रणाली लागू होती थी, तो इसलिए स्वतंत्रता आंदोलन का वैसा प्रभाव नहीं था जैसे पूरे भारत में था। लेकिन प्रजामंडल आंदोलन ही एक ऐसे आंदोलन थे जिनके द्वारा राजस्थान में जन जागृतियों का प्रयास हुआ था। 1921 में राजाओं और नवाबों का नरेंद्र मंडल बनाया गया था। उसके बाद ही राजाओं ने प्रजामंडल और लोक परिषदों की स्थापना होने दी थी। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन भी यहाँ पर प्रमुख रूप से चलाया गया था
और धीरे धीरे राजाओं को भी एहसास आ रहा था कि लोकतंत्र आ रहा है और राजतंत्र और निरंकुशता के दिन चले गए हैं। और राजस्थान में राजवंश और अंग्रेजी शासन के प्रति जो महान परिवर्तन लाया गया, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन लाया गया, उसका श्रेय जाता है पूरा राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलनों को। और राजस्थान में राजवंश के बाद जो आया, राजतंत्र के बाद आया लोकतंत्र। हम देखते हैं कि 1956 के बाद पूर्ण तरीके से राजस्थान में लोकतंत्र प्रारंभ होता है। और ये हमारा चैप्टर इस तरह कंप्लीट हो गया। उम्मीद करूँगा आप एक बार विस्तृत रूप से पढ़ लेंगे तो आपको बाद में ऑब्जेक्टिव टाइप पढ़ने में ज़्यादा, याद रखने में ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। सीधे ऑब्जेक्टिव से याद कुछ नहीं रहेगा, पहले आपको डिस्क्रिप्टिव पूरा सब्जेक्टिव पढ़ना ज़रूरी है। और इसी प्रकार हम आगे के चैप्टर पढ़ेंगे। अगर आपको कभी चैप्टर लंबा लगता हो तो आप बीच में रोक लें, रेस्ट कर लें, पानी पी लें और फिर चैप्टर देखें। और प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे हमें भी क्लास लेने में हौसला मिले और हम बेहतरीन उत्कृष्टता के साथ निरंतर आपकी क्लास कंटिन्यू रख पाएँ।